अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कमेंट सेक्शन में कि सर आप हमें कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताइए। तो हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो मैं बता दूं ये जो टॉपिक है लंबा होने वाला है, तो इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे। तो ये है फर्स्ट पार्ट, जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट जो है, तो वो ये है आपके लिए। तो मैं आपको याद दिला दूँ, मैं तारिक वानी फ्रॉम बॉयज़ हाई स्कूल तरहेगाम, और ये क्लास है 9th की। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, और सोशल साइंस का पोर्शन पॉलिटिकल साइंस हमने आज लिया है, जिसका फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे हैं। तो उसका एक सब टॉपिक जो है वो है इलेक्शन, और इलेक्शन को जानने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ज़रूरी जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ब्रैकेट में हमने लिखा है यहाँ पर ऑटोनॉम्स। तो ऑटोनॉम्स आपको समझना पड़ेगा। ऑटोनॉम्स हम उस बॉडी को कहेंगे कि अगर कोई बॉडी अपने हिसाब से अपनी फ्रीडम से कोई भी पावर यूज़ कर सके, तो उस पर कोई भी दबाव बनाने वाला ना हो, वो फुली फ्री हो अपने मामले संभालने के लिए और अपना पावर इस्तेमाल करने के लिए। तो उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस जैसे मैंने उर्दू में यहाँ पर लिखा है कि कहेंगे हम खुद मुख्तार। जो भी एजेंसी खुद मुख्तार होती है उसको हम ऑटोनॉमस इंग्लिश में कहा जाता है उसको। तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैचुटरी बॉडी में क्या फ़र्क है। तो चलिए, अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैचुटरी बॉडी में क्या फ़र्क है। तो देखिए, जब कोई भी बिल पार्लियामेंट में आती है, पहले वो लोकसभा में पास होती है, फिर राज्यसभा में पास होती है, और फिर प्रेसिडेंट से साइन उस पर किया जाता है। तो जब ये बिल पास हो जाती है प्रेसिडेंट से भी, तो एक एक्ट बन जाती है। और जब उस एक्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर देते हैं, तो उस एक्ट को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अगर हम उस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं करते तो उसको हम स्टैचुटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। आई होप आपने समझा होगा कि स्टैचुटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपने समझा होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ऑटोनॉमस भी इन नेचर है। तो इट ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 324, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 324 के ज़रिए ऑपरेट करती है। अब आर्टिकल 324 हमें क्या कहती है, आर्टिकल 324 हमें कहती है CDS। अब देखिए CDS का क्या मतलब है, ये हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। S का मतलब है सुपरिटेंडेंस, और D का मतलब है डायरेक्शन, एंड C का मतलब है कंट्रोल। अब देखिए, सुपरिटेंडेंस से किसके बारे में करता है, किसके रिलेटेड करता है, इलेक्शन के रिलेटेड करता है। डायरेक्शन किसके रिलेटेड देता है, ये देता है इलेक्शन के रिलेटेड। अब देखिए, कंट्रोल किसके रिलेटेड करता है, ये कंट्रोल करता है इलेक्शन के रिलेटेड। दैट मीन्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 जो है इसके अंडर काम करता है, इसके अंडर मानो पड़ता है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, तो अब देखिए इलेक्शन कमीशन जो है एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ कहाँ ये इलेक्शन मानो करवाता है, या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बनती है, कहाँ कहाँ पर इसकी इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है लोकसभा का जो भी इलेक्शन होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसके अंडर आता है, वो आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर। तो राज्यसभा जो भी इलेक्शन होता है वो किसके अंडर आता है, वो अंडर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ इन इंडिया जो भी इलेक्शन इनके यहाँ होता है तो वो किसके अंडर आता है, वो आता है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर। ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, हमारे कंट्री में जो भी इलेक्शन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं वो भी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आते हैं। तो दैट मतलब कि हम इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कहाँ का पर इलेक्शन कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज जो होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, वहाँ पर इलेक्शन करता है। प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पर भी वो इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो हर जगह इलेक्शन करवाता है, नहीं, हर जगह ये इलेक्शन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे कि पंचायत के जो भी इलेक्शन होते हैं वो अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं होती। और म्यूनसिपल जो हम कहेंगे कि जो भी इलेक्शन म्यूनसिपल के होते हैं वो भी अंडर द अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन के नहीं आते हैं। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को बना। तो जिसको हम आज नेशनल वोटर्स डे के ज़रिए मनाते हैं। तो हम नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, जो कि है जिस दिन क्या हुआ था, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। तो दी डेट 25 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम स्ट्रक्चर कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो है कमीशन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये मैंने नोट किया है कि 1950 तक या 1950 तक जो हमारे यहाँ ओनली वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। 1950 में जब इलेक्शन कमीशन वजूद में आया तो उस समय ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में 2 एडिशनल कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए। अब उनकी टेन्योर जो थी वो ख़त्म हो गई 1 जनवरी 1990 में। अब देखिए रीज़न क्या था, क्यों 1950 में एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया, फिर 1989 में क्यों ज़रूरत पड़ी, एक दो की और दो की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो उसका रीज़न जो था वो था 61st अमेंडमेंट जो 1988 में हुई। अब देखिए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 क्या थी। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में उस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इसमें वोटिंग एज जो थी वो रिड्यूस की गई थी फ्रॉम 21 से 18 साल। दैट मीन्स वोटिंग एज जो थी वो कम की गई 21 साल से 18 साल। तो ऑब्वियसली जब 21 साल से 18 साल एज वोटर्स एज रिड्यूस की गई तो वोटर्स बढ़ गए और काम भी इलेक्शन कमिश्नर का बढ़ गया। तो दो और इलेक्शन कमिश्नर्स की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर हमने अब देखिए हाँ आप समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, क्या मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो उनकी टेन्योर कितनी होती है, उनकी टेन्योर होती है 6 साल और वो काम कर सकते हैं अप टू 65 ईयर्स। तो इलेक्शन कमिश्नर का स्ट्रक्चर जो है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 जो होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो उनकी टेन्योर 6 साल तक होती है, 6 साल तक वो काम कर सकते हैं और एज लिमिट जो है उनकी 65 ईयर्स तक वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो 2 एडिशनल जो थे एडिशनल कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनको एबॉलिश किया गए, पोस्ट जो थे इलेक्शन कमिश्नर के वो एबॉलिश किए गए 1990 में। और नए 2 और नए तरीके से नए सिरे से जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए वो 1993 में अपॉइंट किए, जो अभी तक भी चल रहे हैं। तो आई होप ये था फर्स्ट आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर का जो हम लेक्चर जो है इसका फर्स्ट पार्ट था। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। वी विल जस्ट मीट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
खुदा हाफ़िज़।